but rather the beginning of a new chapter where nutrition and health remains an utmost priority. Once again, I warmly welcome all of you to this significant occasion. आज का ये जो कार्यक्रम है, हम जो मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ की हमने टू मार्क द पोषण मंथ, पोषण माह जो है पोषण अभियान के अंतर्गत, पोषण अभियान जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो मैडम और उनके कलीग्स बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी देता है। तो इस साल का जो थीम और ये था, मेनली एनीमिया पे था। तो एनीमिया के ऊपर महीना भर बहुत सारे कार्यक्रम, आयुष हो, हमारा हेल्थ हो, हमारा आरसीएच प्रोग्राम के अंडर हमारे सारे एएनएम्स, डॉक्टर्स, सभी हेल्थ यूनिट्स राइट फ्रॉम डिगलीपुर से लेके कैम्बलवे तक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम्स काफ़ी झील से और काफ़ी डेडिकेशन से किए गए। तो इसमें शामिल थे हेल्थ कैंप्स, स्क्रीनिंग कैंप्स, देन स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एनीमिया का, एंड ऑल जो अदर एस्पेक्ट्स है माल न्यूट्रिशन के, भले ही वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो या माइक्रो की कमी से हो। तो इसमें हमारे डॉक्टर्स ने और बाकी सारे पैरामेडिक्स ने काफ़ी योगदान दिया है। आयुष का इसमें रोल था कि जो मिलेट डाइट है, होलिस्टिक डाइट है, और सर्टन डूज एंड डोंट्स रहते हैं डाइट में, और बच्चों का पोषण है, माताओं का पोषण है एएनसी मदर्स में और पीएनसी में, फिर लैक्टेशन के लिए कुछ रेमेडीज़ है आयुर्वेद में, उसको प्रमोट करने के लिए। तो इसके अंतर्गत हमारे सभी टीम ने काफ़ी एफ़र्ट्स लिए और बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें भी की। जैसे बहुत सारे आइलैंड्स में सर नोडल ऑफिसर है हेल्थ डिपार्टमेंट के फॉर पोषण अभियान, तो सर को भी थोड़ा सा बता दें कि जो कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए एनीमिया स्क्रीनिंग, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए, उसमें आयुष ने भी काफ़ी योगदान दिया। फूड एग्जीबिशंस कराए, लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, और मिलेट्स को काफ़ी सर प्रमोट किया ड्यूरिंग द मंथ। और इसके डॉक्टर मानविका एंड उनकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में भी उन्होंने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू एक हेल्दी रेसिपी कंपटीशन स्पेशली फोकसिंग ऑन मिलेट्स, क्योंकि लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर फॉर द मिलेट्स था WHO का, तो उसके अनुरूप लोगों को अवेयरनेस बढ़े, सभी को इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, और लोग इसको अपनाएं मिलेट्स को भी। तो इस थीम पे बहुत सारे कार्यक्रम किए, तो सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुई, उसमें भाग लिया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एएनएम ने, देन आशा वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने। तो कुछ इनको हम प्राइज़ के तौर पर कुछ इंसेंटिव जैसे सर्टिफिकेट एंड कुछ इंसेंटिव मनी ऐसे देंगे, लेकिन जिनके नंबर नहीं आ पाए प्राइज़, तो आप प्लीज़ डोंट बी डिस्करेज्ड। आप सभी ने हिस्सा लिया और अवेयरनेस बढ़ाया, यही इम्पॉर्टेंट है किसी प्राइज़ से। तो आप सभी को फिर से यहाँ आने के लिए और कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाने के लिए बहुत धन्यवाद। बाजरा का उड़द दाल के इडली और ये क्या है? 2 विजिट को एक साथ मिला सकते हैं। राजमा में क्या क्या? बाजरा अच्छा डायबिटीज़ के लिए तो और अच्छा है। ये कैल्शियम भी है, कैलोरी भी है, पोटेशियम, रोग से भी बचते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर।
जैसा कि सबको पता है, जो इंडिया में जो हमारा मल न्यूट्रिशन है वो डे बाय डे इनका जो ग्राफ था वो बढ़ता गया। नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया जिसको पोषण अभियान का नाम दिया गया, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ। तो उसमें जो है 4 से 5 कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया गया, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट एंड ओवरवेट। ओवरवेट भी एक तरह का मल न्यूट्रिशन है, जो कम एज में बच्चों का ज़्यादा वेट हो जाता है, वो भी एक मल न्यूट्रिशन का ही रीज़न है। तो ये 4 कैटेगरी में रखा गया। इसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट में बच्चों के साथ साथ लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वोमेन, एडोलेसेंट गर्ल, ये सारे कैटेगरी में आते हैं। उनके बाद उनको एक ऐप लॉन्च किया गया, पोषण ट्रैकर, जो एकदम ग्राउंड लेवल में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर के थ्रू में, जिसमें डेटा फीड किया जाता है। डेटा फीड करने के बाद वो ऑटोमेटिक जो ऐप है वो बताता है कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड हो। तो इस तरह जो होता है कि इंडिया का ग्राफ बनता है, जिसे मल न्यूट्रिशन ग्राफ बोलते हैं। और उसके बाद ये स्कीम को लॉन्च किया गया और हर साल अवेयरनेस के रूप में पोषण अभियान सितंबर मंथ में 1 से लेके 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मेन मुद्दा यही है कि हमारे देश से कुपोषण को दूर करना। तो इसमें जागरूकता फैलाने का काम होता है। जागरूकता फैलाने में बहुत तरह के थीम्स भी दिए जाते हैं। जैसे इस बार का जो थीम था, मेन थीम था एनीमिया, टेस्ट, ट्रीट, टॉक ऑन एनीमिया, और एक प्लांटेशन ड्राइव था। 2 चीज़ को ही ज़्यादातर इसमें वैल्यू दिया गया। प्लांटेशन ड्राइव में एक पेड़ माँ के नाम, इसमें जागरूकता ये फैलाना था कि जो मेडिसिनल प्लांट है वो हर एक बच्चा स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, आंगनवाड़ी लेवल पे एंड डिपार्टमेंट लेवल पे ये प्लांटेशन ड्राइव किया गया, जिससे कि जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ठीक रहे, हमें फ्रेश एयर मिले, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स मिले। और जो प्लांट कम हो रहे, दिन पे दिन कट जा रहे हैं, लोग काटते हैं अपने नीड के हिसाब से, जिसको जितनी ज़रूरत है उतने प्लांट्स काट देते हैं। जैसे घर बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो मतलब क्या है, प्लांट कट जाते हैं तो कम होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, तो उसको कम करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव किया गया। तो पोषण माह का ये मेन थीम था। इसमें बहुत जगह हमने अवेयरनेस की है, स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी लेवल्स में, सारे में बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा गया। स्क्रीनिंग भी हुआ, जहाँ जहाँ लगता था कि स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हमने रूरल एरियाज़ में भी, मुंडा पहाड़ साइड में भी गए थ्रू द कॉलेज एयर, वहाँ भी स्क्रीनिंग हुआ और बहुत अच्छे से हुआ और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एकदम डाउन टू अर्थ, जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि कितने ग्राम ब्लड होना चाहिए या क्या खाने से हमारा जो ब्लड है वो कम है, वो बढ़ जाएगा, ये छोटी छोटी जानकारी हमने वहाँ दी और बहुत काफ़ी अच्छे लेवल पे, स्तर पे ये प्रोग्राम हुआ। और उसका कल हमने एंडिंग भी किया। कल हमारा पोषण माह का कंक्लूडिंग प्रोग्राम था गर्ल्स स्कूल में, जो काफ़ी अच्छे लेवल में हमारी जो CDPO जरीना मैम के हेल्प से बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम हुआ और अच्छे लेवल से गया। तो इनका पूरा क्रेडिट मैडम को ही जाता है, इनके लिए एक बहुत बड़ा बिग हैंड। और अभी जैसे मुझे यहाँ बताया गया था कि मिलेट्स पे बोलना है मुझे, तो अभी जैसे आपने सब देखा रेसिपीज़, जिसने भी बनाया बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से किया और अच्छे अच्छे शेप्स में, टेस्ट में, बाय लुक प्रेजेंट करने की भी कोशिश की। क्या आपको पता है मिलेट्स क्यों ज़रूरी है हेल्थ के लिए? तो हेल्थ के लिए तो बाकी चीज़ें भी ज़रूरी थी। जो इतने एक जनरेशन गैप के बाद जो मिलेट्स आया है, एक बहुत लॉन्ग जनरेशन के बाद मिलेट्स फिर अभी हाईलाइट हो रहा है। बीच में बिल्कुल भी गायब हो गया था, कोई जानता भी नहीं था कि मिलेट्स है क्या। पर हम लोग जब छोटे थे तो मिलेट्स को जानते नहीं थे, मम्मी बना के देंगी, ये कौन खाएगा, टेस्ट नहीं है। पर आज की डेट में इतनी वैरायटीज़ हो गई है कि आप खुद भी बना सकते हो, जंक फूड को रिमूव कर सकते हो और ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मिलेट से नहीं बनती। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल दिया है हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है निर्मला मैम ने। मोमोज बनाया है, रागी मोमोज, तो बहुत अच्छा है और इससे हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा सब बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये हेल्दी है, ये घर का बना हुआ है जो आपके बच्चे भी पसंद करेंगे, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। मिलेट्स जो है हाई आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सबसे बड़ी बात है
लो इन जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होता है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है मिलेट्स। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। मिलेट्स को डेली आपका जो रूटीन है, जो खाना बनाते हो आप उसको कहीं ना कहीं मात्रा में उसको यूज़ करिए। सिर्फ मिलेट्स यूज़ करके आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो उसमें कुछ आटा, बेसन, ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हो। मैदे को अवॉइड करना है, जो भी रिफाइंड फ्लोर होते हैं उनको अवॉइड करना है। बिना ऑयल के भी मिलेट्स बन सकता है, तो फैट फ्री भी बनाइए, कोशिश करिए और इसको डेली रूटीन में लाइए। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स जो ईजिली ग्रो हो जाते हैं, एक छोटा सा किचन गार्डन भी होना चाहिए। हमारे किचन यार्ड में एक छोटा सा किचन होना चाहिए, जिसमें छोटी छोटी वेजिटेबल्स जो घर में हो उगा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, आप उसको भी इसमें ऐड करिए। मिलेट्स में सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स होता है अभी रागी, बाजरा, ज्वार। कोडो मिलेट्स थोड़ा सा कम हो रहा है, पर उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। उसमें जो प्रोटीन की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है कोडो मिलेट्स में। और साथ साथ ये जो हार्ट डिजीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ में भी मिलेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, उसको कम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जिसको भी बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन वगैरह जैसे जो भी बीमारियां हैं, उनके लिए मिलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पोषण का अभूतपूर्व महत्व है। पोषण के प्रति हमारे देश में के हर कोने कोने में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पोषण अभियान को शुरू किया। इस पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल में हम सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स, छोटे बच्चों में तथा अडोलेसेंस एज ग्रुप के बच्चों में पोषण के अभाव से होने वाली शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए तथा उनकी रोकथाम के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। हमारे इस 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य थीम जो है सुपोषित भारत, साक्षर भारत तथा सशक्त भारत। इस थीम को साकार करने के लिए आयुष विभाग द्वारा अनेक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पोषण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो मानसिक और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण स्तर निभाता है। सही पोषण से ही समाज का विकास होता है। और यहाँ राष्ट्रीय पोषण अभियान हर नागरिक को सही पोषण जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए सही पोषण का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। से लेके 30 तारीख तक ये हमारा पोषण माह का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक हमारा फेस्टिवल था। जैसा हम लोग फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही हमने पोषण माह को भी मनाया। और इस पोषण माह को मनाने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का रहा, क्योंकि उनके बगैर हमारा हर प्रोग्राम असफल होगा अगर उनका साथ नहीं मिलेगा। और खाली वर्कर हेल्पर को ही मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारी जितनी मुख्य सेविकाएं थी तथा हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है विदाउट हेल्थ डिपार्टमेंट वो भी सक्सेस नहीं होता है।
क्योंकि हम लोग एक लिंक डिपार्टमेंट है और हर कार्यक्रम विदाउट हेल्थ का असंभव है। तो हमारा पोषण माह में हमने शुरू से लेके आज तक का जितना भी कार्यक्रम करे वो हमें एक थीम दिया गया था और हर थीम के मद्देनज़र हमने प्रोग्राम को चॉक आउट किया था पूरे महीने भर का। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अनीमिया के ऊपर से था और अनीमिया से जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करना है ये सब तो हम सब भली भांति जानते हैं। तो हमारा जो भी कार्यक्रम था पोषण में, हम यही चाहते हैं कि यह पोषण ये जो कार्यक्रम है हम सिर्फ एक दिन के लिए ना होकर इसे साल भर हमें देखना है, इसके बारे में हम लोग जागरूकता पैदा करना है हर जनता के बीच में। नेक्स्ट जो है हमारा जब पोषण माह आएगा नेक्स्ट ईयर, तो उससे पहले हमने जितने भी थीम पर फोकस किया था उसमें हमें कामयाबी हासिल हो, इसके लिए हमें कार्य करना है। ये नहीं कि पोषण माह ख़त्म हुआ तो हमारा सब कुछ ख़त्म। तो हम लोग जो है उस सारी बुराइयों को दूर करना है, उसके लिए भरसक प्रयत्न करना है ताकि आता हुआ वर्ष में हम अपना जो फीडबैक है, हम अपना जो योगदान है उसे दिखा सके। ये नहीं कि समाज तो हमारे साथ देता ही है, जितने भी आंगनवाड़ी जहाँ भी हमारा हर आंगनवाड़ी हर गांव में है। खाली हमारे साउथ अंडमान में ही नहीं हुआ बल्कि 5 प्रोजेक्ट में सारे मुख्य सेविका, CDPOs, आंगनवाड़ी वर्कर सबने बहुत अच्छा मेहनत किया और सबका अच्छा प्रदर्शन भी रहा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा ये पोषण जो है हर समय हमारा बच्चे स्वस्थ रहे, कुपोषण मुक्त भारत हो। अगर भारत भी नहीं है तो कम से कम अंडमान तो हो। तो इसके लिए हम लोगों को भरसक प्रयत्न करना है। एक बार मैं सबसे यही दोहराना चाहती हूँ, सही पोषण, सही पोषण। कुछ कैरी अवे मैसेज दूंगा। जैसे मिसेस वर्मा ने कहा था टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन कैसा होगा, 4 तरह का होगा। तो हम आजकल जो माल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं वो क्लासिकल माल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते थे क्वाशर्कर, मरसमस एंड देन फ्लैक्साइन, ज़िंदगी में देखा नहीं है हमने। मैंने ज़िंदगी में एक केस फ्लैक्साइन की देखी, जो डॉक्टर से फ्लैक्साइन के बारे में मालूम होगा उनको। ज़िंदगी में एक साइन मैंने देखा था इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जब स्टडी करते हैं हम लोग माल न्यूट्रिशन की, स्पेशली जो ये आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलो, ठीक है, ये स्टंटिंग बोलो, इसमें एक अंडर न्यूट्रिशन की बात करो। बेसिकली इसमें इशू क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज फार्मूला कुछ है नहीं। अगर बहुत सही तरीके से देखूंगा, आई जस्ट डोंट वांट टू अपोज द गवर्नमेंट, बट हकीकत क्या है कि इंडिया में कोई भी ऐसा पैन इंडिया स्टडी नहीं है जिसे बोल सकते कि इंडिया में स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया, ICMR के कुछ स्पोरेडिक स्टडीज़ या कुछ स्टडीज़ को लेकर 60s की, WHO के सेटअप किया। WHO के स्टडी में इंडिया शामिल ही नहीं था जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उस स्टैंडर्ड्स को अगर जब हम रखेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे सारे के सारे अंडरनरिश्ड पाए जाएंगे। द रीज़न बिंग हमारे यहाँ पे हाइट्स अगर जो है हम लोग कमी होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। तो ये मालन्यूट्रिशन साइकिल को हमें तोड़ना है। अब तोड़ने का तरीका बहुत सारा है, बहुत सारा तरीका है। अगर YouTube यूनिवर्सिटी या गूगल यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो आप हज़ारों ऐसा मिलेंगे नाकामयाब जो लोग होंगे उस YouTube में, वो आपको बहुत से फार्मूला बताएंगे और जिस दिन उस फार्मूला को आप यूज़ कर लिए उस दिन आपका डिप्राइवेशन रेडी है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। YouTube बोलो या गूगल बोलो, दे डू ओनली प्रोपेगेंडा। एक्चुअल प्रिंसिपल्स कोई नहीं बताता है। छोटी सी बात हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ या WHO की बात करो, 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, रागी। सही मायने में समझे रागी, अब उसे 8-9 तरह का माइलेट्स होता है, 10 डिफरेंट रागी को समझ लेते हैं। रागी को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट में लाया, सबसे अच्छा फूड है, इसको खाना चाहिए, लेना चाहिए, सब कुछ ठीक है। बट नेवरदलेस गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड कि रागी में सबसे ज़्यादा फाइटेट्स होता है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, इसे रागी के साथ खट्टा खाना चाहिए। कोई नहीं बताएगा। अब चलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक का बेसिक स्टेपल फूड क्या होता है? रागी है, ठीक है, वो खाते हैं। उनको रागी सिरप पिलाया जाता है, जब जूस पिलाया जाता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, डेली उसका रहता है। रागी मुद्दे होते हैं वहाँ पे, गोल बॉल्स होते हैं, सांभर के साथ देते हैं। क्लियर? तो जब तक आप खट्टा नहीं मिलाओगे रागी के साथ, वो उतना असर नहीं करेगा। आई एग्री कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ आयरन रहता है उसके अंदर, ठीक है। ये करेक्ट करना है। दूसरा करेक्ट करना है आपको डिवॉर्मिंग। एडल्ट में भी
क्योंकि इंडिया में परसेंटेज ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ वर्म इन द स्टोमक इज मोर एब्डोमेन इज मोर देन 50%, तो एडल्ट में भी 2 बार साल में डीवॉर्मिंग करना चाहिए। तो डीवॉर्मिंग कीजिए, कोई भी आयरन रिच फूड लेना चाहिए, आप उसको खट्टे के साथ लीजिए। तीसरा अभी लेटेस्ट चल रहा है कि कास्ट आयरन, हर जगह कास्ट आयरन चल रहा है। कास्ट आयरन नया कंसेप्ट नहीं है, पुराने ज़माने में हमारे पास एल्यूमिनियम, पहले हमारे पास क्या होता था, मैक्सिमम कढ़ाई जो होता था आयरन का होता था, उसका नॉन स्टिक आयरन, नॉन स्टिक आयरन नॉन स्टिक इज समथिंग कॉल्ड टेफ्लॉन, द टफेस्ट प्लास्टिक, कैंसर कॉज करता है, धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है वो चीज़। कास्ट आयरन का कंसेप्ट नया नहीं है, पुराना कंसेप्ट है, बट उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। उसको पहले सीजनिंग करना पड़ता है, कंडीशनिंग करना पड़ता है। आप लाए धो के आपने खाना पका लिए, कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन देगा, डिस्कलरेशन देगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसको सीजनिंग करना है, उसको अच्छा से धो के उसको तेल लगा के छोड़ देना है धूप में या कहीं पे भी, उसके बाद फिर धोना है उसको, सीजनिंग करके तवा को सीजनिंग करते हैं फॉर डोसा, वैसे ही करके उसे यूज़ करना है, फ्रेश यूज़ नहीं करना है। नहीं तो कहीं ना कहीं पता चला किडनी गया आपका, स्किन का कलर डिस्कलरेशन चेंज हुआ, बहुत कुछ इशू हुआ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका लीवर में लोड पड़ गया, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है, किसी यूट्यूब में देख के ये अच्छा है बोल के उसका अडॉप्ट नहीं करना, उसके पीछे का प्रिंसिपल को जानना है और शुरू करना है। नेक्स्ट जो होता है कि अभी और एक जो प्रॉब्लम होता है कि 10% से 25% बच्चे जो होता है वो आपका ओवर न्यूट्रिशन से ग्रसित है। हम लोग इवन माइसेल्फ ऑल्सो ओवर न्यूट्रिशन बोल सकते हो या ओवर वेट बोल सकते हैं, यहाँ पे ओवर वेट बोल सकते हो। ओवर वेट सबसे बड़ा खतरा होता है कि इंडिया जो वन द कंट्री जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीजेस अभी भी चल रहा है, अभी भी हाई है ना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सब तो हाई है इंडिया में, डायरिया, निमोनिया। और दूसरा जो एपिडेमिकल ट्रांजिशन हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, COPD, सब लाइन से ब्ला 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 बोलो सब बढ़ गया हमारे पास। तो हम 2 तरह का मार झेल रहे हेल्थ सिस्टम इंडिया का, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड रेयर डिजीज़ से फेस करें, इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल प्लस कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ फेस कर रहे हैं हम लोग। तो इसका एक जो मार है उसका तो बहुत बड़ा बजट जाता है। फॉर एग्जाम्पल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसको 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्चा करती है। क्या एड्स अगर ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, उतने पैसे बच जाएंगे। प्रोग्राम्स को मस्त बच कर दिया तो पैसे बच जाएंगे। तो इश्यूज़ क्या होता है, सबसे पहले हर बच्चे को इन्फेक्शियस डिजीज़ के एंड में जो भी वैक्सीन है उस वैक्सीन को आपको लगाना है, चाहे गवर्नमेंट में मिले चाहे प्राइवेट में मिले। आपको बहुत से बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मिसल्स, खसरा, उससे अगर हो गया बच्चे को तो माल न्यूट्रिशन में बच्चे में बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो इसलिए वैक्सीन आपको पहले लेना है। दूसरा, बच्चे को फूड मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब कि बच्चे को गोलू मोलू बनाना है, बच्चे को सिर्फ उतना देना है जिसका उतना रिक्वायरमेंट है। बच्चा पतला रहे तो अच्छा है। आर्टिफिशियल फीडिंग में याद रखिएगा बच्चा मोटा होने का चांसेस है, और वो बच्चे को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर राजीव चैटर्जी, पीडियाट्रिशियन, बहुत अच्छा बोलते थे। जब हम लोग उसका पीडियाट्रिक से पोस्टिंग थी हमारी MD के टाइम पे, तो काउंसलिंग करते थे बच्चे, माँ को मैं देखता था क्या खिलाना कैसे करना, जो विनिंग पीरियड बोलते, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पीरियड जो 6 महीने में करते हैं हम लोग। एक बात बहुत अच्छा बोलता था, बोला जब आप अन्नप्राशन करते हो ना तो बच्चे को खट्टा और नमकीन और मीठा बिल्कुल मत देना। हम किससे शुरू करते हैं, मीठा से, कल्चरली शुरू करते हैं। हम भी सही है, लेकिन आज के पूरी तरीके से खान पान, रहन सहन सब कुछ चेंज हो चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो हमें चेंज क्या करना है कि जब आप अन्नप्राशन करते हैं बोलते न्यूट्रल फूड, नो स्वीट नो सॉल्ट। तो उससे होगा क्या, इनिशियली बच्चे के अंदर टेस्ट बड डेवलप होगा, लेट डेवलप होगा, तो बच्चे क्या अगर खट्टा मीठा खा ही लेगा, वो नमक और मीठा खा ही लेगा बट रिलिश नहीं करेगा, चाव नहीं रहेगा। तो जहाँ मीठा और आपने नमक कम कर दिया, आपके आधे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहे हैं। शुगर डजंट कॉज डायबिटीज़, बट शुगर एग्रीवेट्स डायबिटीज़, ऑगमेंट डायबिटीज़ प्रोसेस जो होता है, अंडरस्टूड। तो ठीक है, लाइपोजेनेसिस से वो सब होके फैट जमा होके बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें बायोकेमिस्ट्री में। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम होता है। तो ये जो टेक अवे मैसेजेस है कि आप जब भी कुछ खाते हो जानने की कोशिश करो उस चीज़ को किस तरीके से खाना है। कुछ मिक्स कर दिए, कुछ बना दिए, पता चला कि आप ऐसा सब्सटेंस मिक्स किए जो एक जल्दी डाइजेस्टेबल है और एक लेट डाइजेस्टेबल है, तो उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं उसको पचा नहीं पाओगे टाइम पे, आपके अंदर गैस होना शुरू हो जाएगा, भूख लगेगा नहीं, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है, जब भी आप आयरन रिच फूड की बात करोगे तो आप प्लीज़ खट्टा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें फाइटेट्स जो होता है एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर बोलते हैं, जिसको अब्जॉर्प्शन रिड्यूस कराता है, वो चीज़ लेना है। सैलड बिल्कुल लेना नहीं खाने के साथ, मैक्सिमम 35 ग्राम्स एट मोस्ट 50 ग्राम सैलड आपको खाने के साथ, उसके
खाने के साथ सलाद नहीं खाना है तो मिनरल्स जो होगा बॉडी में जाएगा नहीं। आप कैलोरी कम ले रहे हो, ये कम ले रहे हो, वो सब कम होगा, पेट भर जाएगा, लेकिन आप वीकनेस फील करोगे। इसलिए सैलड को कम करना है। ये सब न्यूअर कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कभी भी खाने के साथ, फूड प्रिंसिपल्स के साथ। और खाने के साथ चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट ना करो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई पिज़्ज़ा खाना, आपका समोसा खाना, ठीक है, कचौरी खाना गलत नहीं है, सही है, आपको खाना चाहिए। दूध पीना सबसे अच्छा चीज़ होता है, लेकिन दूध किसको पीना चाहिए? जो बॉडी बिल्डर है, जो एकदम बीमार है, उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम 7 दिन बैठ रहे थे एसी के अंदर और कुछ करते नहीं है, सुबह 10 मिनट थोड़ा सा हाथ पर हिला रहे तो उतने काफ़ी हमारे लिए, तो हमारे दूध ठीक नहीं है। ये जो सारे जो प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं जो आपको सीखना चाहिए और अभी से आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो डायबिटीज़ है, खासकर जो जैसे माइलेट की बात कर रहे हैं, माइलेट से क्या होगा कि अल्टरनेट फूड सोर्स होगा। अल्टरनेट फूड सोर्स क्या होगा? चावल और रोटी पे डिपेंडेंसी कम होगा, एक होगा। दूसरा क्या होगा? माइलेट को उगाने के लिए कम पानी लगता है, चावल को उगाने के लिए ट्रिपल पानी लगता है, उसका 1/3 पानी में आपका माइलेट उग जाता है। अच्छा फाइबर्स होता है इसमें, अच्छा आयरन होता है, और फाइबर से क्या होता है? आपका पेट ठीक रहता है, साफ़ रहता है आपका। आयरन से आपका बॉडी में एनीमिया से मुक्त पाते हो। ऐसा 8 या 10 फ़ायदे हैं आपका माइलेट्स की, ठीक है। बट अगेन, किसी ने बोला था जनरेशन 50 साल पहले हम लोग नहीं करते थे, और अभी हम लोग को बचपन में हमको मालूम नहीं था सब खाना था, अभी हम सीख रहे हैं सब चीज़ें। अभी की जनरेशन को खिलाना है, किस लिए? अब बचपन से टेस्ट को डेवलप करोगे तो बच्चा बड़ा होकर वही चीज़ खाएगा। बचपन से अगर पिज़्ज़ा बर्गर मीठा में डाल दोगे, बच्चा उसी को रिलीज करेगा। तो इसीलिए तो हम जैसे लोगों को शायद अभी वो टेस्ट डेवलप करना आसान नहीं होगा। कल्याण कटवाने का तो ठीक है, उनका रागी बाजरा उनका स्टेबल फूड है, खैर मेरा भी बहुत फेवरेट है वो चीज़ मराठी फूड में। बट बाकी के लिए होता है, हम हमको बोले बाजरा खाओ डेली, ज्वार खाओ, नहीं होगा हमसे, क्योंकि राइस एंड बंगाली रहेगा तो भातेर खीदा बोल के बैठ जाएंगे, खाना ही खाना है उसको। अंडरस्टूड? यूपी वाला तो रोटी चपाती मांगता है मेरे को। तो ये सब चीज़ें तो बचपन से सिखाना। कहा जाता है कि ब्रेन डेवलपमेंट होता है 1 साल के अंदर और हैबिट डेवलपमेंट होता है 7 साल के अंदर। तो 7 साल के अंदर बच्चा जो भी हैबिट डालोगे वही हैबिट बच्चा बाद में कैरी करेगा। अंडरस्टूड? तो प्लीज़ कुछ प्रिंसिपल्स मैंने बताया बातों बातों में, इसको ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड? और सबसे बड़ी चीज़ है, जो बच्चे हैं 18 ईयर्स के ऊपर स्पेशली, सब अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करो। अगर बीमारी से बचना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग परफेक्ट करना, जो डॉक्टर कल्याण कर्मा ने बहुत ज़्यादा करता है। सुबह नाश्ता करके आते, चाय पीना, तब घर में ऑफिस पर आ जाते, चाय पीने से आज तक चाय नहीं पी मेरे साथ। सन्ने से चाय पी के आ गया मैं, और हमको चाय बोलने से मना नहीं करता, चल बना दे यार, तो गलत वही हो जाता है। बट दिस इज़ करेक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरी एक मुंबई बहन है कर्नाटक में, एंड हमारे जो सर थे डॉक्टर JV दीक्षित, जैन दीक्षित, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज के, एंड दैट वाज वेरी गुड। उन्होंने अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड डायबिटीज़ को लिंक करके काफ़ी रिसर्च किया। उसने कहा है कि सुबह मॉर्निंग को आप हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, सनसेट तक हैवी डिनर कर लो, लंच में कुछ नहीं खाना है, चाय तक नहीं पीना है। और हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर से कर्नाटक में, एंड दे आर हेल्दी एट। अंडमान आके गया लास्ट ईयर, मेरे साथ रह के 10 दिन, और मुझे भी बोल के गया बट होता नहीं मेरे से। और ही सेज मुझे, हमें कोई बीमारी नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज रियल फैक्ट। क्योंकि मेरे जो नाना जी के दादाजी के टाइम पे देखते थे, वो मॉर्निंग 11 बजे पर खाते थे और शाम को 6-7 बजे तक खा लेते थे। महाराष्ट्र में मैंने देखा है, सुबह से मतलब चाय पी का काम शुरू करें, 11 बजे जो रोटी खा लेंगे, शाम को रोटी खा लेंगे सनसेट से पहले। दैट्स द ओनली थिंग्स दे डू। बहुत भूख लगे तो बीच में थोड़ा पोहा वगैरह बनाए खा लेते हैं, अदरवाइज दे अवॉइड फूड। इवन जो 2017 का कैंसर जो नोबेल प्राइज़ मिला जापानी साइंटिस्ट को, उसका भी रिसर्च में वही कहा गया है कि अगर आप 20 डेज इन ए ईयर 10 आवर्स ए डे 20 डेज इन ए ईयर आप अगर एब्सोल्यूट फास्ट कर सकते हो, नॉट इवन वाटर, चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर विल बी रिड्यूस टू 80%। 10 घंटा बिना खाए पिए साल में 20 दिन रहोगे आप, 20 दिन, तो 80% कैंसर चांसेस कम हो जाएगा। क्लासिकल एग्जांपल देख सकते हो, मुस्लिम कम्युनिटी जो फास्टिंग करता है 1 मंथ के लिए, उनमें कैंसर का परसेंट देखो और बाकी में कैंसर का परसेंटेज देखो, ये फैक्ट है। और उसकी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था बंदे को, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ईयर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हिंदुइज्म में कहो तो एकादशी का जो व्रत होता है आपका, महीने का 2 आता है, 20-20 दिन में आता है, एक बार 20-20 दिन में एक आता है, तो हमारे किसी में एक आता है, किसी में 2 आता है। तो उसका एक होता है कि एब्सोल्यूट फास्टिंग, रिलेटिव फास्टिंग, निर्जल व्रत, ये व्रत अलग अलग होता है। आप उसको फॉलो करो, दैट विल लीड टू गुड हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड कैंसर। ठीक है।